हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिद्दा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम। एक बार पुनः मैं आपका अमन सर आप सभी का आपकी इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर शानदार सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही जानदार, बहुत शानदार, बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि आज हम लोग जो गोधली आप लोग पढ़ते हैं, हम और आप पढ़ते हैं, एक गद्य खंड से पढ़ते हैं, एक पद्य खंड से पढ़ते हैं। इन दोनों खंडों में हम आज पद्य खंड फिर से पढ़ेंगे और हमारे पद्य खंड की ये जो कविता है भारत माता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, एकदम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। भाई भारत की बात है तो भाई भारत की बात है तो फिर हम सब एकजुट होकर के आएंगे, हम अपनी एकात्मकता की शक्ति को दिखाएंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आप को एकदम सुदृढ़ और सुचारू रूप में इस सेशन में लेकर के चलेंगे। और बिल्कुल भी दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे यही बात कहूंगा कि सेशन के अंत तक जुड़े रहें। आज के इस पार्ट में, आज के इस सेशन में यह पार्ट पूरा कंप्लीटली सॉल्व होना है। हम सारी के सारे प्रश्न भी हल कराएंगे, आपके पाठ परिचय को भी बताएंगे और आपकी पूरी हिंदी व्याख्या भी करेंगे जो कि आपकी कविता की रहेगी। तो आज का सेशन बड़ा मजेदार है जी, बड़ा शानदार तरीके से चलने वाला है, ये मैं बार बार जोर देके कहता हूं। और कविता में मैंने हमेशा कहा है एक बात कि जब आप कविता को ध्यानपूर्वक सोच समझ करके चलेंगे, जब आप चीजों को लेकर के चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो फिर कलम आपकी बाकायदे चलती है। और अगर आपने पद्य में कहीं भी मिस कर दिया काव्य खंड में, तो निश्चित सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी और फिर आप वहां पर फंस जाएंगे। तो बस एक ही दायरा है इस चीज से बचने का कि जब पद्य पढ़ाया जाए तो ध्यानपूर्वक उन सारी बातों का देखिए, सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपने सोच लिया, सुन लिया और समझ लिया तो निश्चित सी बात है कि आपका जो सेशन है वो बड़ा मजेदार रहेगा। और आप जब इस पार्ट से एक और पार्ट के अकॉर्डिंग जब आप प्रश्न हल करने बैठेंगे तो आपको वो प्रश्न आसान लगेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग चीजों को समझते हुए चलिए। ठीक है बाबू? तो चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मैं यही कहूंगा, तहे दिल से स्वागत के साथ आपसे एक अनुरोध करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग कमेंट करने में पॉसिबल हो जाएंगे, आप लोग कैपेबल हो जाएंगे और फिर कमेंट सेक्शन में आप आराम से कमेंट कीजिए, फिर हमारी आपकी बातों के साथ फिर स्टडी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो अदर सेशंस चलते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप सारे सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट की भी लिंक मिल जाएंगी और हिंदी की भी लिंक्स मिल जाएंगी। तो आपको अगर कहीं डाउट होता है तो आप उस सेशन में जाकर के अटेंड कर सकते हैं। और जो हमने पिछली क्लासेस ली हैं आपके इस पद की, वो भी आपको हमने करा के रखा है, आप उसको जरूर एक बार वॉच करें। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं। तो चलिए फिर आप आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके साथ इस भारत मां के पाठ के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम सब भारत के सपूत हैं, हम सब भारत मां के बेटे हैं, तो अपनी उस एकात्मकता की शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी बात पर बोलते हैं भारत माता की जय और आगे बढ़ते हैं। आ जाइए भाई। आज के जो लेखक हैं भारत माता के, ये लेखक हैं आपके, कौन है जी? वेरी गुड, निराला जी। अब निराला जी, सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं। अगर इनकी बात करें हम, तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म है, सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म है भैया, वो 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौशाम्बी अर्थात उत्तरांचल में हुआ था। कहां पर जी? 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौशाम्बी कौशानी उत्तरांचल में हुआ था। और अगर देखें तो जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम क्या था? माता सरस्वती। और उनका देहांत ठीक इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गया। और पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। जो टी स्टेट था वहां पर ये अकाउंट का काम करते थे। और पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। इनकी प्राथमिक शिक्षा कहां से हुई है? गांव में हुई है। और इन्होंने बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला काकड़ राज्य में भी रहे और उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। काला काकड़ राज्य के बाद से वो आजीवन कहां रहे? इलाहाबाद में, ये उत्तर प्रदेश में है। और 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। और पंत जी का आरंभिक काव्य जो था वो प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर के प्रकट हुआ। इनका जो शुरुआत के काव्य रहे हैं वो कैसे थे? प्रकृति प्रेम से संबंधित थे और शिशु सुलभ से थे, जिसको बच्चों से ज्यादा लगाव हो। और उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है? प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी, है ना। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है।
और पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं। किसको जी? छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। और उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्दों योजनाओं में नवीन प्रयोग किए। इन्होंने शब्द में भी और साथ ही साथ शब्द योजना में भी, इन दोनों चीजों में, छंदों में भी इन्होंने नए नए प्रयोग किए। और पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है। किससे? कलात्मक सूझ से जो है संपन्न है। अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। अगर देखा जाए तो इनकी जो विलक्षणता है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से है और एक अलग ही प्रवृत्ति झलकती है। और युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की क्या है? काव्य चेतना की विशेषता है। पंत जी की काव्य, इनकी चेतना की विशेषता है। और वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए। ये प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए शुरुआत से ही, और फिर तत्पश्चात इनके साथ मानव सौंदर्य से भी हुए। और मानव सौंदर्य ने इन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। कहां पर किया जी? समाजवाद की ओर इनको आकृष्ट किया। और समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। किस तरफ बढ़ गए? समाजवाद से अरविंद दर्शन की तरफ बढ़ गए। अरविंद दर्शन की तरफ जब बढ़े ये, तो इनके साथ क्या हुआ कि ये मानवतावादी कवि थे। ये मानवता को साथ में लेकर के चलने की बात करते थे और जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे कि मानव का निरंतर विकास होना चाहिए, ना कि मानव में यही जाति पात में दबे रहें, आप यहीं पर कुड़ के रह जाएं। नहीं, वो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा पूर्ण विकास चाहते थे। और ये अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। अतिवादिता बोले तो जो लोग बहुत ज्यादा फालतू की चीजें दिखाते हैं और नैरो माइंडेड होते हैं, इन सारी चीजों के ये विरोधी रहे। और उनका अंतिम काव्य लोकयतन है, लोकायतन है इनका अंतिम काव्य। और साथ ही साथ उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। इनके परिपक्व चिंतन को क्या करता है? समेट देता है। और उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि और गुंजन। उच्छ्वास है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि है और गुंजन है। साथ ही साथ युगांत है और युगवाणी है, ग्राम्या है और स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण है, युगपथ है, चिदंबरा है आदि। ये इनकी काव्य कृतियां हैं। और पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। पंत जी ने कौन कौन से नाटक लिखे भैया? आलोचना लिखी, कहानी लिखी और उपन्यास आदि भी लिखा। और चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। चिदंबरा पर इनको क्या क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला। और प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह जो कविता है हिंदी की यथार्थवादी कविता की एक उन्मेष की तरह है। एक नई आशा की किरण है जो एक अलग छाप छोड़ती है। इनकी जो प्राकृतता है इनके काव्यों की, वो एक अलग ही छाप छोड़ती है। और प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। और ये छायावादी प्रसिद्ध छायावादी हैं, प्रख्यात छायावादी कवि हैं। और इनकी जो कविता का संग्रह है वो ग्राम्या से संकलित है। ठीक है। और यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल है यह कविता। और साथ ही साथ अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो कि ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। इतिहास चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं तो यह वास्तविकता से कुछ अलग दिखता है। और धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था और कभी यहां इसी भारत का तथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। कभी यहां क्या करता है कि भारत का तथा तथ्य चित्र प्रस्तुत करता है, अगर हम इस बात को देखें तो। और सारी चीजें जो प्रस्तुत करते हैं उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं इनकी जो भारत माता कविता है उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर आपके भारत माता अर्थात ये जो भारत देश है हमारी, क्योंकि हम भारतवासी एक ऐसे निवासी हैं जो कि हम अपने देश को भी माता कहकर के संबोधित करते हैं और हम अपनी धरती मां को भी माता कहकर के पुकारते हैं। तो ये हमारा वत्सल है उनके प्रति, ये हमारा प्रेम है या उनकी ममता है हमारे प्रति कि हम उनका सम्मान इस कदर करते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कविता है, कविता कहती है कि भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता की विशेषता यह है
कि भारत माता ग्राम वासिनी बोले तो भारत माता हमारी किसकी वासिनी में, ये ग्राम में वास करती है। और एक दफा यह भी कहा गया है कि भारत की आत्मा क्या है, गांव है। भारत की आत्मा कहां बसती है, गांवों में बसती है, गांवों में। यह तो पता ही है ना, क्लियर है जी। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ठीक है जी। और खेतों में फैला है श्यामल, और खेतों में सारी चीजें फैली हुई हैं। फिर अगर देखें तो धूल भरा मैला सा आंचल, और ये जो इनकी धूलें हैं, यहां पर जो धूल उमड़ रहे हैं, यह इनका मैला आंचल है। ये धूल रूपी मैला आंचल है। और गंगा यमुना में आंसू जल, और ये जो गंगा यमुना है ये भारत मां की क्या है, आंसू हैं। गंगा यमुना भारत मां के क्या हैं, आंसू हैं। आंसुओं को यहां पर दिखाया जा रहा है किसके थ्रू, गंगा यमुना के थ्रू। और मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, और इस वजह से जो मिट्टी की प्रतिमा है ये क्या हो गया है, ये उदास हो गया है। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी प्रतिमा ये क्या हो गई है, उदास हो गई है, एकदम से उदास हो गई है। आगे कहते हैं दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। अपलक बोले तो बिना पलक झपकाए, जिसको एक त्राटक कहते हैं। त्राटक आप जानते हैं, त्राटक एक क्रिया होती है योग की, इसमें आप एक टक, त्राटक बोले तो एक टक बिना पलक झपकाए किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को आप देखते हो। जब उसको आप देखते हो तो यह क्रिया आपकी क्या कहलाती है, त्राटक कहलाती है। ऐसे ही होता है अपलक, अर्थात बिना पलक झपकाए। ठीक है बाबू, क्लियर है, बिल्कुल। और गंगा यमुना का जो ये जल है, यह इनकी व्यथा को प्रतीक है, और दयनीय दशा के कारण ये अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। और अगर हम बात करें तो यहां पर दुखपूर्ण जीवन की कहानी की व्यथा की बात हो रही है कि दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। अब यहां पर जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इन लोगों ने क्या किया है, गरीबों को शोषण के लिए गरीबों को और दबा दिया है, गरीबों को दबा दिया है। अब जब इन्होंने गरीबों को दबा दिया है तो इनकी मना स्थिति ऐसी हो गई है कि दैन्य जड़ित, ये दीन दुखी बेचारे जड़ित हो गए, इनके अंदर बंद गए हैं अपलक नत चितवन, बिना पलक झपकाए इनके तले ही दबे रह गए हैं। और अधरों में चिर नीरव रोदन, और इनके होठों में एकदम से एकदम रोनापन है, ये रो भी नहीं सकते चिल्ला करके। और फिर है कि युग युग के तम से विषगण मन, और युगों युगों से, समय समय पर, तम मतलब अंधियारे से इनका जो मन है व्यथित हो गया है, विषयुक्त हो गया है उस अंधेरे से। और वह अपने घर में प्रवासिनी, और वह स्वयं के ही घर में कैसे हैं, जैसे प्रवासिनी हो। प्रवास का क्या मतलब होता है, जैसे आप दूसरी जगह जाकर के रहते हो, कुछ समय के लिए आप आवास रहते हो। प्रवास का मतलब कहीं जाइए आप ऐसी जगह जहां कुछ समय के लिए आप रुकिए, वह क्या हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा। कुछ समय ठहरना पड़े, कुछ समय ठहरना पड़े, उसको हम प्रवास कहेंगे। लेकिन निवास क्या होता है, निरंतर होता है, निवास लगातार होता है, कि आप जहां से हैं वहीं पर वह निवास होता है आपका। ठीक है जी। तो यहां प्रवास अर्थात यहां के जो दीन दुखी गरीब बेचारे हैं, इनको ऐसा आभास हो रहा है कि ये जैसे प्रवासी हो गए हों, ये जैसे कहीं और से आकर के यहां प्रवास किए हों, ये यहां के हो ही ना। इस प्रकार से इनकी दयनीय स्थिति बन गई है। और आगे क्या कहते हैं कवि जी, पंत जी आगे कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन। अब ये जो 30 करोड़ के जो बच्चे हैं हमारी भारत माता के, 30 करोड़ के जो बच्चे हैं, 30 करोड़ जो संख्या है बच्चों की, ये सब कैसे हो गए हैं, इनकी संतानें नग्न तन हो गई हैं, इनके तन पर कुछ नहीं है, ये नग्न अवस्था में है। भारत माँ की संख्या के जो भारत माँ के यहां रह रहे हैं उनकी बात हो रही है, यहां के उनके बच्चों की बारों में। अर्धक्षुधित शोषित निरस्त जन, और ये अर्धक्षुधित है भैया, इनके साथ बहुत ज्यादा चीजें इनके विपरीत की गई हैं, इनको उतना आत्मसम्मान नहीं मिला है, और शोषित है, इनका शोषण किया गया है, निरस्त कर दिया गया है, लोगों से इनको अलग कर दिया गया है, दूरी बनाने के लिए कहा गया है। और मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, ये मूढ़ हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, असभ्य, इनके अंदर सभ्यता भी नहीं, अशिक्षित है, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये निर्धन है, इनके पास धन भी नहीं है। और नतमस्तक तरुतल निवासिनी, और फिर भी ये इसी तल पर बार बार ये अपने नतमस्तक को इसी यहीं पर निवास करके झुकते हैं, यहीं पर बार बार अपने सर को झुकाते हैं। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित,
और देखा जाए तो ये जो स्वर्ण सस्य है या जो सैया है, एक तरीके से देखा जाए स्वर्ण सस्य की बात करते हैं अगर हम जब, तो इनकी पकी फसल स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, जो सोने की फसल जैसे है, जैसे जो फसल लग जाती है इनके लिए, किसानों के लिए क्या है, सोने के समान है। अगर हम देखें तो जो ये फसल होती है इनके सोने के समान है। भाई इनके लिए तो सब कुछ वही फसल ही होगी ना, इनको सोना चांदी से क्या लेना देना है, इनको तो केवल और लेना देना है वो अपने फसल से। और धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और इनका जो मन है वो धरती से एकदम शांत है। धरती से ज्यादा धीरवान कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा धीरवान कौन होती है, धरती होती है। और इसकी सहिष्णु मन कुंठित, इसका जो सहिष्णु रूपी मन है यह भी कुंठित हो गया है। कुंठित बोले तो जब आपका मन करना कुछ और चाहे और आपके द्वारा कुछ और घटित हो रहा हो, और आप इसी अंतर मन के द्वंद्व में आप उठापटक कर रहे हैं, तो यह क्या है, कुंठित है। और क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, और ये क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, कांप रहा है, कंपित कर रहा है अधर आपका होठ, मौन स्मित, शांत होकर के कांप रहा है, रो रहा है आपका ये होठ मौन रहते हुए। और राहु ग्रसित सरदेन्दु द्वासिनी, देखा जा रहा है कि जैसे राहु ने, सरदेन्दु बोले तो जो शरद ऋतु में जब चांद देखिए, चांद जो है परिपूर्ण होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शरद ऋतु में जो है राहु ने उसको ग्रस लिया, ग्रहण लग गया है शरद ऋतु में, जैसे जिस प्रकार से राहु ने उसको क्या किया हो, निगल लिया हो। ठीक है जी, उसको अपने अंदर निगल लिया हो, ग्रहण लगा, अंधकारमय हो गया है। अर्थात यहां पर आपस में जो शत्रुता है, इस शत्रुता के कारण यह अंधकार फैला हुआ है। आगे चलते हैं जी, आगे कहते हैं चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित। चिंतित है भ्रिकुटी, मतलब ये भ्रिकुटी जो आपकी ये भौवें होती हैं, इसको भ्रिकुटी बोलते हैं। और जब आपके अंदर चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, तो आपकी भौवें मुड़ जाती हैं, ऐसे आप सोचने लगते हैं, सिकुड़ जाती है, तो इसी को कहते हैं चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज। क्षितिज क्या होता है, क्षितिज जहां पर आपकी पृथ्वी पर आप खड़े होते हैं और फिर आपका सूर्य देखिए लगता है कि अब डूबने वाला है, और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो शेप अप होता है, ये जो दिखलाई देने वाला दृश्य है, इसको क्षितिज बोलते हैं। अब चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज निमिरांकित, ऐसा लग रहा है कि ये जो भ्रिकुटी है आपकी एकदम क्षितिज प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है दोनों मिल जाएंगी। कौन सी, चिंता में। और नामित नयन नभ वस्पाज्झदित, और आपका ये जो नयन है, ये जो नाम रूपी नयन है, ये क्या हो गया है, वाष्पाच्छदित हो गया है जी। ठीक है, अर्थात अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हैं। यानी कि वातावरण में क्या हो गया, एकदम घोर उदासी है। किसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से। अंग्रेजों ने इस पर बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा शोषण किए हैं। ठीक है जी, और देशवासियों की ऐसी मन स्थिति हो गई कि आश्चर्य प्रकट हुए करते हुए क्या कि उपमा इसकी चंद्रमा से दे दिया है। इन लोगों ने क्या किया है, आनंद श्री छाया शशि उपमित, इसकी उपमा किससे हुई है, शशि मतलब चंद्रमा से, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। और इसी देश में जहां गीता से लोग ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान हुए, ज्ञानी बने, ये सारे मूढ़ जो थे, ये भी गीता का प्रकाशन से ये बुद्धि हुई इनको, असफल आज उसका तप संयम। जिसने भी इस गीता के ज्ञान को सफल, अगर गीता के ज्ञान के द्वारा अगर आप सफल नहीं बना पाते हैं, इसी देश में ये चीजें हैं, तो फिर आप बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते। और पिला अहिंसा अस्तन्न सुधोपन, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, शांति से बात करना। पिला अहिंसा अस्तन, अस्तन मतलब अस्तन का जो दूध, जैसे माता अपने शिशु को पिलाती है। और सुधोपम, सुधोपम मतलब अमृत, या जो अहिंसा रूपी अमृत पिला रही है अपने अस्तन से, दूध पिला रही है। हरती जन मन भय भव तम भ्रम, और ये हर लेता है जन मन का भय, उसके अंदर का डर, और भव तम भ्रम, और उसके अंदर का भ्रम, वो डर और भ्रम को हर लेता है। और जग जननी जीवन विकासनी, और ये क्या है, ये हमारी जग जननी है, जग की जननी है, जगत को इन्होंने जन्म दिया है, और जीवन विकास है, और इन्होंने जीवन को विकसित किया है। क्लियर है बाबू, सारे बच्चे बता दें, वेरी गुड, शाबाश। तो ये रही आज आपकी कविता पूरी की पूरी। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नावली अभ्यास को, और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं आपको केवल प्रश्नावली समझाऊंगा, बाकी इसकी चीजें अगर आप मिलना चाहते हैं पीडीएफ इसको पीडीएफ के तौर पर अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में आप पाएंगे कि आप जाइएगा डीलेस एजुकेशन के नाम से, वहां पर आप गूगल करेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ के तौर पर सारी सॉल्यूशंस मिल जाएगी। बाकी मैं यहां पर आपको पूरा का पूरा ब्रीफ करता हूं।
पूरा मैं ब्रीफ कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा कविता के साथ। देखिएगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? आपने किस प्रकार का चित्र देखा है भारत माता की पहली कविता में? चलिए बताइएगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। तो यहां पर आपने देखा कि अगर देख पा रहे होंगे तो यहां पर भारत माता की अगर बात करेंगे तो पहले अनुच्छेद में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आप यहां देख पाएंगे भारत माता के बारे में क्या कहा गया है कि भारत माता ग्रामवासिनी और खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। अर्थात यह कहा जा रहा है कि भारत माता हमारी ग्रामवासिनी है, गांव में निवास होता है, यहां की आत्मा जो है वो गांवों में निवास करती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इनकी जो गंगा यमुना है, ये क्या है? गंगा यमुना हमारी उनके आंसू हैं, भारत मां के आंसू हैं गंगा यमुना अगर देखा जाए तो। और साथ ही साथ यहां पर अंग्रेजों के माध्यम से अगर देखते हैं तो बसने वाली भारत माता आज धूल धूसरित हो गई हैं। आज यही भारत माता क्या हो गई है जी? धूल धूसरित हो गई हैं। यहां पर कोई इनकी ख्याल करने वाला नहीं है। धूल धूसरित बोले तो धूलों से एकदम लद गई हैं, एकदम कोई किसी को ख्याल ही नहीं है इनका। और सही बताएं तो भारत माता का इसी प्रकार का चित्र यहां प्रस्तुत किया कि जो गंगा यमुना है या इनके आंसू हैं, इनकी जो यहां पर गंदगी इतनी ज्यादा फैला दी है तो ये इनके आंसू रूपी हैं। ठीक है जी, ये आपका पहला प्रश्न रहा। और उनका आंचल क्या हो गया है? वेरी गुड, ये यहां पर इनकी मिट्टी पहले जैसी प्रतिमा और यश नहीं है। अब इनकी पहले जैसी जो यश था वो अब रह नहीं गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत मां अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? अपने ही घर में प्रवासिनी यहां पर क्योंकि अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में यहां पर जकड़ रखा है। किसने जकड़ रखा है? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने यहां पर जकड़ रखा है। तो जब अंग्रेजों ने जकड़ रखा है तो कोई भी चीज आप स्वतंत्र नहीं, आप तो फिर परतंत्र हो गए। और इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी। यही एक कारण है कि परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। और इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत मां अपने ही बेड़ियों में जकड़ी है। किसमें? अपनी ही बेड़ियों में जकड़ी है। क्लियर है बाबू? शाबाश। अब कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो कह रहा है कि कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। स्वतंत्र नहीं, ये परतंत्र भारत की बात हो रही है। परतंत्र भारत की जो स्थिति थी वह दयनीय थी। उस समय अंग्रेजों के माध्यम से लोग केवल और केवल विदेशी चीजों का अनुसरण करते थे, अपनी चीजों को भूल गए थे। इन्हें और कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये केवल और केवल इन्हीं चीजों पर जाकर के बढ़ते थे। और आगे अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने सुसंपन्न, सुसंस्कृत, सभ्य, लिखित और सोने की चिड़िया स्वरूप को भारत को निर्धनता, दीनता की तरफ ला दिया। ये सोने की चिड़िया को लूट कर इन्होंने एकदम कंगाल कर दिया। सोने की चिड़िया को लूट लिया इन्होंने, खत्म कर दिया, एकदम से कंगाल कर दिया। और फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहां पर जो बेचारे दीन दुखी हैं वो भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहां पर नंगे रहते थे बेचारे, भूखे रहते थे। इन लोगों को ऐसे इस प्रकार से रखा जाता था। तो बड़ी दयनीय स्थिति थी अगर बात करें तो ये सारी चीजें यहां पर सम्मिलित हैं। और अर्थात तत्कालीन जो भारतीय ये क्या हो गई थी? असभ्य हो गई थी। इस समय की सभ्यता असभ्य हो गई थी और अशिक्षित और क्षुधित हो गई थी। आगे चलते हैं। अब यह कह रहा है अगला प्रश्न कि भारत मां का हास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों दिखाई पड़ता है कि हास ग्रसित? ये इन्होंने ग्रस लिया है। विदेशियों के द्वारा बार बार लूटने और रौंदते से भारत माता का चित्र विकीर्ण हो गया है और अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया था। अब दूसरों के द्वारा रौंदी जा रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां की जो बोली भाषा है एक तरीके से चंद्रमा रूपी जो शरद चंद्र की ऋतु है उसको राहु ने क्या कर लिया है? डस लिया, एकदम से ग्रस लिया है। और सबका ध्वंस कैसे है? उपद्रव है और आक्रमणकारी जैसे राहु ने ग्रसित जाया करती है। अर्थात यहां पर ये जो अंग्रेज हैं, ये राहु रूपी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? इसको ग्रस लिया है। अंग्रेजों रूपी जो ये हैं इन्होंने क्या कर लिया? इसको ग्रसित कर लिया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है। और कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? कि जहां से गीता का प्रकाश आया, ज्ञान किसका? गीता का जहां से आया, वहां पर भी लोग मूढ़ क्यों हैं?
ज्ञान मूढ़ क्यों कहा गया है? ज्ञानी के साथ साथ मूर्ख हैं, ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि भारत सत्य, अहिंसा और मानव सहिष्णुता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाया था। भारत ने सहिष्णुता और साथ ही साथ अहिंसा का पूरे विश्व में पाठ पढ़ाया। अब जब सारे पाठ को इन्हें भारत ने ही पढ़ाया है, फिर भी आज के समय में स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लूट सखोट तो बहुत जबरदस्त है, लूट खसोट तो यहां जबरदस्त मुद्दे पे चल रहा है, और साथ ही साथ धरती आकाश आदि सभी इसे प्रभाव से ग्रसित हो रहे हैं। किस प्रभाव से? यहां पर बेरोजगारी की समस्या पनप रही है, आज हर जगह अंधविश्वास फैला हुआ है, और इस कारण से कि जहां गीता जैसी चीजें, गीता जैसे ज्ञान यहां उपस्थित है, उसके बावजूद भी लोग मूर्खता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यही एक कारण है कि यहां पर बोला गया कि गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ कहा जाता है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो कवि की दृष्टि में संयम इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता के सहृदय भाव को रौंदा नहीं गया है। इनका जो भाव है सहृदयता, भाई ये माँ है कुछ भी हो, ये अपने बच्चों के साथ तो कभी कुमाता का भाव नहीं रख सकती ना, तो इनका जो सहृदय है यही इनके लिए वत्सल है। सच बताएं तो यही इनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। और आगे कहते हैं कि लोगों को भय से दूर करती हैं और सब कुछ खो देने के बाद भी अपने संतान से वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती हैं। ये भले खो दें, लेकिन हम एकमात्र ऐसे देश हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसमें हम लोग बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है जी, सारे बच्चे बता दें, क्लियर है बाबू? और यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि इसके सारे संतान कैसे हैं? सहिष्णु बने हैं। और यह भारत माता की महिमा है कि यहां के लोग कैसे हैं जी? सहिष्णु बने हुए। क्लियर है? व्याख्या करना है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। अर्थात इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो यह कविता आपके सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। ठीक है, वहां से यह उद्धृत है, यह लिया गया है। और इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो इसमें कवि ने भारतीय खेतों में उगे हुए फसल को भारत माता का श्यामल शरीर बनाते हुए कवि ने कहा है, यह भारत माता के श्यामल शरीर का द्योतक है। क्या? यह फसल आपके श्यामल शरीर का द्योतक है। और आगे कहता है क्या कि भारत की धरती पर सुनहला फसल सुशोभित और वह दूसरों के पैरों को रौंदे तले रौंद दिया जा रहा है। यहां की जो फसल है, इस शरीर को लोग रौंद दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं। अगली पंक्ति क्या है? चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन वभ वाष्पाच्छदित। अर्थात इसकी बात कर रहा है, इसमें सेकंड में यह कवि कहता है कि यहां के लोग अपने ही घर में अधिकार विहीन हो गए हैं। देखा जाए तो यहां के जो लोग हैं ये सब के सब अपने ही अधिकारों से वंचित हो गए हैं, इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ये परतंत्र हो गए हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये दूसरों के भरोसे चल रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो नाम है, रूप है, सब इन्होंने त्याग दिया है और पराधीनता के चलते इनकी प्राकृतिक शोभा भी उदासीन हो गई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की स्वर्णिम फसल पैरों तले रौंद दी जाई गई है। और साथ ही साथ ये पराधीनता से प्रभावित भारत माता के उदासीन, दुखी एवं चिंतित रूप को दर्शाया है। यहां पर भारत मां के चिंतित स्वभाव को, रूप को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। अगला है भारत अथवा भारत माता पर लिखी जयशंकर प्रसाद और निराला की कुछ प्रमुख कविताएं एकत्र कीजिए। ठीक है, इनकी कविताओं को एकत्र करना है और फिर इस पर आपको बात करनी है। शाबाश। और फिर है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नामकरण इस कविता से प्रेरित है। और शिक्षक से यह मालूम करने की कोशिश करें कि दोनों रचनाओं में क्या समानता है। अब आपको पता है ना, मैला आंचल और फणीश्वर नाथ रेणु के सुप्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल। अब मैला आंचल में भी यहां पर भारत मां के प्रकृति की बात हो रही है। मैला आंचल, जब मैला आंचल की आप बात करते हैं तो मैला आंचल में आप ये बात को अच्छे से जानते हैं कि वहां पर भी भारत मां के ही बारे में बात की गई है, उस प्रकृति के बारे में बात की गई है और यहां पर उसी प्रकृति के बारे में बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहां पर प्रकृति की ही बातें हो रही हैं, तो ये समानता है। और ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इसकी दुर्दशा वहां पर थी और किस प्रकार से संकट यहां पर झेले गए। और पंत छायावादी कवि हैं, अपने शिक्षक से मालूम करें कि छायावाद क्या है और इसके प्रमुख कवि कौन है। अब छायावाद कवि के बारे में आपके मन में आएगा कि छायावाद कवि कौन है। तो छायावादी कवि क्या होते हैं जी? छायावादी कवि की अगर हम बात करें तो छायावादी कवि की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जी, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चे बताएं जी। ये इनके अंदर ध्वन्यात्मकता और लक्ष्मणात्मकता थी,
ये ध्वन्यात्मक, ये जो भी लिखते थे इनके अंदर ध्वनियां उत्पन्न होती थी, और सौंदर्य, प्रकृति, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वभाव स्वानुभक्ति विवृत्ति थी इनके अंदर। अगर हम ये कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं। छायावाद क्या होता है? रोमांटिसिज्म से प्रभावित होते हैं, इनके अंदर रोमांटिसिज्म होता है, रोमांटिसिज्म, ठीक है, रोमांटिसिज्म, ये चीजें उनमें विद्यमान होती। आगे चलते हैं। कविता के हर अनुच्छेद में विशेषण की संज्ञा तरह प्रयोग हुआ है। अब आप उनका चयन करें एवं वाक्य बनाएं। इनमें जो संज्ञा का प्रयोग हुआ है उनके वाक्य को चयन करके आपको क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो संज्ञा में सबसे पहले आप ले लीजिए, इसमें आप जैसे ग्रामवासनी, तो ग्रामवासनी अंग्रेजों की अत्याचार से क्या है? पस्त है। जब एक ग्रामवासनी अगर एक शब्द लेंगे तो ग्रामवासनी क्या है भैया? अंग्रेजों के अत्याचार से पस्त है। दूसरा शब्द आपका बनता है श्यामल, तो उसका श्यामल वर्ण कैसे बन गया है? उसका श्यामल वर्ण उसका शरीर है, भारत मां का शरीर है। और अगले की बात करते हैं जब हम इसमें, तो अगले की बात अगर हम कर लें तो जैसे मैला, तो उसका आंचल क्या हो गया है? मैला हो गया है, उसका आंचल मैला हो गया है। तत्पश्चात अगर हम बात करेंगे जब नेक्स्ट की, तो दैत्य, दैन्य की बात, उसका दैन्य देखने में बचता है, अर्थात उसका दैन्य देखने में बढ़ता है, बनता है, और बनता है मतलब उसका दैन्य देखने लायक है, उसकी दीनता बहुत नीचे है, वो देखने लायक है। और आगे है, अगला है कि विषण्ण, विषण्ण की बात करेंगे तो उसका हृदय विषण्ण है, विषयुक्त है। और आगे नीरव की बात करेंगे तो नदी, नंदी नीरव गति से बह रही है। नदी नीरव मतलब एकदम स्वच्छ, एकदम साफ तरीके से बह रही है। आगे की बात करेंगे जब हम नेक्स्ट की, तो इसमें आप लिखेंगे क्षुधित, क्षुधित में लिखेंगे क्षुधित मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता है। जो क्षुधित मनुष्य होते हैं वो कौन से पाप नहीं करते, वो सारे पापों में लिप्त होते हैं। आगे देखते हैं जी, चिर चिर, चिर चिर है। और आगे देखेंगे मौन, उसने मौन व्रत रखा है, उसने मौन व्रत रखा है। और अगला शब्द एक आपका आया होगा, शायद है चिंतित, उसकी चिंताएं, उसकी चिंतित मुद्राएं, या चिंतित शब्द को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अर्थात उसकी चिंतित मुद्राएं क्या करती हैं? अनायास अपने आप को आकर्षित करती हैं। तो ये आपकी, ये प्रश्न के आंसर्स हुए। आगे देखेंगे ग्रामवासनी, गंगा, यमुना, सरदेंदु, ये समास स्पष्ट करना है। तो समास स्पष्ट आप करेंगे जब, तो इसमें आप देखेंगे ग्रामवासनी, तो ग्रामवासनी में ग्राम में वास करने वाला अर्थात तत्पुरुष समास, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है ग्रामवासनी में। और गंगा यमुना क्या है? ये द्वंद्व समास, एक दूसरे को द्वंद्वित मतलब विरोधा, मतलब थोड़ा सा लड़ाई की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा द्वंद्वित है। और सरदेंदु, सरदेंदु क्या है जी? आपका तत्पुरुष समास है, शरद ऋतु के चांद। और दैन्य जड़ित बात करें तो ये क्या है? तत्पुरुष समास, ये भी है, दीनता से जड़ित, ठीक है। और आगे बात करेंगे तिमिरांकित, तिमिरांकित आपका क्या है बाबू? तिमिरांकित भी आपका तिमिर से अंकित है, तिमिर से अंकित है। जब आप तिमिर से अंकित देखेंगे तो तिमिर से अंकित तिमिरांकित भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। और फिर आपका ये भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा, वाष्पाच्छादित भी हो जाएगा तत्पुरुष। और वाष्पाच्छादित मतलब वाष्प से आच्छादित। ज्ञान मूढ़ भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ज्ञान में मूढ़। और तप संयम भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात तप में संयम। और जन मन भय का मतलब हो जाएगा जन मन और भय, अर्थात यहां जन भी है, मन भी है और भय भी है, विरोधाभास, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। फिर आपका है तब भ्रम, अर्थात भ्रम में, भ्रम में सारी की सारी चीजें भ्रम में है, अंत में भ्रमित संसार, अर्थात ये भी तत्पुरुष समास। अब अगला है आपका कविता से तद्भव शब्दों का चयन करना है। अब कविता से आपको तद्भव शब्दों का चयन करना है, तो तद्भव शब्द आपके क्या हो गए? भारत माता हो गए, ग्रामवासनी हो गया, भारत माता, ग्रामवासनी। और साथ ही साथ और कैसे शब्द हैं अगर तद्भव की बात करें तो? खेतों, मैला, आंसू, मिट्टी, उदासनी, रोदन, भार, मूल, निवासिनी और चिंतित, ये सब के सब आपके क्या हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं, ये सारे के सारे तद्भव शब्द थे। आगे चलते हैं, कविता से क्रियापद चुनें और उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। आपको वाक्य प्रयोग स्वतंत्र रूप में करना है। तो क्रियापद जैसे नत की बात करते हैं तो उसका मस्तक नत है, जब नत की बात करते हैं तो उसका मस्तक नत है। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। जब क्रियापद चुनना है, अब क्रियापद के बाद जैसे फैला, तो प्रकाश फैल गया, क्रिया क्या है? फैला,
क्रिया रूपी क्या है, फैला, तो जब क्रिया फैला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश फैल गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। जब अगले शब्द की बात करेंगे तो क्रंदन, उसका क्रंदन सुनकर हृदय द्रवित हो गया। जब क्रंदन का वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसका क्रंदन सुनकर के हृदय कैसा हो गया, इमोशनल हो गया, द्रवित हो गया, पिघल गया। और आगे की हम बात करेंगे, जब पिला, उसने उसे अमृत पिला दिया। और धरती की बात करेंगे, धरती सबका संताप करती है, सबके कष्टों को हर लेती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आपका शब्द निधि है, पूरे के पूरे सारी चीजों को मैंने बता दिया है, कंप्लीटली हल कर दिया है। अब आपका आता है शब्द निधि। शब्द निधि में देखिए कि श्यामल, श्यामल का मतलब होता है श्यामला, दैन्य का मतलब है दीनता, अभाव और गरीबी, और जड़ित का मतलब है बाबू स्थिर और चेतनाहीन, चेतनाहीन जिसके अंदर वो जान ही ना हो, अर्थात कांस्टेंट हो गया। और जड़ित का मतलब कांस्टेंट। नत का मतलब झुका हुआ, चितवन का मतलब दृष्टि, चिर का मतलब पुराना या अस्थाई, नीरव का मतलब निःशब्द या ध्वनिहीन, तम का मतलब अंधकार, विषर्ण का मतलब विषाद से निर्मित विशेषण और विषादमय, और प्रवासिनी का मतलब विदेशनी या बेगानी, जो दूसरे के यहां से आकर के निवास करे, और क्षुधित का मतलब भूखा, निरस्वजन का मतलब निहत्थे लोग, और सस्य का मतलब फसल, और तरुतल का मतलब वृक्ष के नीचे, तरुतल का मतलब वृक्ष के नीचे। ये रहा बाबू आपका पूरा का पूरा आज की ये कविता, पूरी की पूरी व्याख्या। उम्मीद है कि आप सबको मजा आया होगा। पूरे सेशन में लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूं आपका। और प्लीज जब आते हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर लिया करें, जिससे कि आपके प्यारे साथियों तक भी ये बातें पहुंच सके और ये सेशन वो मजेदार से अटेंड कर सके। दूसरी चीज, आप अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि आपके इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी एकदम शानदार तरीके से, एकदम सुचारू रूप में चलती है। तो आप सब लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बिंदास रहें और आगे फिर ऐसे ही बढ़ते रहें। तो चलिए अब दीजिए इजाजत, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस परिवार को और ज्यादा से ज्यादा सदस्यताओं के साथ जोड़ते रहें, जिससे कि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए। और ये आपका चैनल है, हमारा नहीं, किसी एक का चैनल, ये आप सबका है, आपके माध्यम से है और आपके द्वारा ही चीजें उपस्थित। अगर मैं भी उपस्थित हूं तो आपके लिए हूं, तो जिस प्रकार से आपके लिए हूं तो बिल्कुल भी आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि आप भी उसी शिद्दत से काम करें। तो चलिए ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहें बाबू, ऐसे ही जुड़े रहें और आज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मौज करते रहिए। और मैं एक बार पुनः कहूंगा कि आपको इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल और डीएलएस एजुकेशन मंटू सर के चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है जी, और जब आते हैं आप लोग तो प्लीज लाइक किया करें और शेयर किया करें, तभी मजा आता है पढ़ने में। जितना ज्यादा लाइक जाएगा उतनी ज्यादा जोश और एनर्जी बनी रहती है। ठीक है बाबू, चलिए अब दीजिएगा इजाजत अपने अमन सर को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। नमस्कार, धन्यवाद।